आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आपको पता है कि झारखंड में 26 वर्षों के बाद, यानी मैं नोटिफिकेशन की तिथि को गिनती कर रहा हूं, तो राज्य में पेशा कानून लागू हुआ है। लेकिन पेशा कानून लागू होते ही विरोध के स्वर और तीखे होते जा रहे हैं। कहते हैं ना कि सर मुराते ही ओले पड़े। ये स्थिति पेशा कानून के साथ झारखंड में देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है तो समझ में आता है कि भाजपा विरोधी दल में है, प्रमुख विपक्षी पार्टी है, तो वो विरोध करे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी में भी इस नियमावली को लेकर के खलबली मची हुई हो, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है सो कोई चूक हुई है, जिसको लेकर के कि इस तरह की बातें सामने आ रही है। मूल मुद्दा क्या है? मूल चीजें ये है कि कस्टमरी लॉ को लेकर के, जो रूढ़िवादी प्रथा को लेकर के लगातार बातें हो रही है, चाहे वो बातें बाबूलाल मरांडी के द्वारा किया जा रहा हो, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया जा रहा हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा किया जा रहा हो। लेकिन जब यही बात रामेश्वर उरांव, जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, हेमंत सरकार में पहले टर्म में वित्त मंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा कही जा रही हो, तो बात बड़ी हो जाती है। और वो भी वहां कहा जाता हो जहां पर कि कांग्रेस के सभी बड़े नेता, प्रदेश कांग्रेस के नेता जुटे हो, वहां पर मीटिंग चल रही हो पेशा नियमावली को लेकर के, मीटिंग चल रही हो SIR को लेकर के, और मीटिंग चल रही हो मनरेगा का नाम बदलने को लेकर। इतना ही नहीं, निशा उरांव जो अधिकारी हैं, उन्होंने राज्यपाल से मिलकर के पेशा नियमावली में जो गड़बड़ियां हैं उससे उसका ध्यान उन्होंने राज्यपाल से अवगत कराया है। हम बताएंगे आपको क्या कुछ हो रहा है इसको लेकर के, क्यों मची हुई है खलबली कांग्रेस पार्टी के भीतर, और क्यों विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं पेशा नियमावली को लेकर के। लेकिन इससे पहले सुनिए कि बाबूलाल मरांडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें वो क्या कहते हैं, रामेश्वर उरांव का क्या कहना है, के राजू जो प्रभारी हैं झारखंड कांग्रेस के, उनका क्या कहना है, और राज्यपाल से मिलने के बाद निशा उरांव क्या कह रही है, पहले आप सुन लीजिए। ये जो एक्ट उन्होंने बनाया, उस एक्ट में उसको ही उन्होंने समाप्त कर, ये जो नियमावली बनाया उसमें इन्होंने इसी को समाप्त किया है हेमंत सोरेन की सरकार ने। उसमें आप सब लोगों के समझ आया भी होगा विषय। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा के अध्यक्ष से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज। रीति रिवाज क्या होता है भाई? रीति रिवाज तो जैसा होता है ना, बोलचाल में कोई होता है, या फिर नाच गान वगैरह वगैरह, जो रीति रिवाज इस यहां तक ही सीमित होता है। जिस फैत और प्रैक्टिस की जो मैं बात कर रहा हूं, जो धार्मिक अनुष्ठान, एक रूढ़िवादी विधि और सामाजिक धार्मिक स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। हम ये नहीं कह रहे इस एक्ट में, 1996 के एक्ट में, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने इसी को समाप्त किया है। और इसलिए समाज को ये आपत्ति है, और मैं आज भी कहूंगा कि राज्य के मुख्यमंत्री से और सरकार से जिस प्रकार से इस एक्ट के क में जो उल्लेख किया हुआ है उसको हूबहू उनको उल्लेख करना चाहिए। वहां उसका कोई इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हम अगर इस फेत को, हम संथाल है, अनुसूचित जनजाति में, जैसे झारखंड में 35 है तो एक जाति संथाल है। हम अगर संथाल है तो हमारी जो प्रैक्टिस में मांझी थान में पूजा करना है, प्रैक्टिस में जाहिर थान में पूजा करना। अगर जिस दिन मांझी थान और जाहिर थान में पूजा नहीं करे तो प्रैक्टिस ये हमारा छूट गया, यानी जाहिर आयो क्या आयो और मारंग गुरु को हम नहीं पूछते, तो हम उस परंपरा के, उस अनुसूचित जनजाति के, यानी हम उस फेथ और प्रैक्टिस को हमने छोड़ दिया, तो फिर हम उस ग्राम सभा के इस एक्ट के मुताबिक हम उसके अधिकारी नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से इस नियमावली को बनाया, इस नियमावली के मुताबिक उस गांव में भले उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया हो या फेथ उनको समाप्त हो गया हो, तब भी वो अध्यक्ष बनेंगे। उन्होंने ये जो नियमावली बनाया है, ये बेसिक जो फंडामेंटल विरोध है हमारी यार, हमारी पार्टी की, क्योंकि जिन लोगों के लिए कानून बनाया है
जो वास्तव में जो जनजाति है, उस जनजाति की फेथ और प्रैक्टिस को जो करता है, इस ग्राम सभा के अध्यक्ष वही होंगे। और इसलिए हमने सरकार से मांग कर रहे, बाकी तो बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें तो क्षम्य भी हो सकता है, चलेगा भी, हम लोग उसको देखेंगे आगे, उसको हम आज बिल्कुल मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जिनको उन ट्राइबल, जैसे हमने कहा कि 35 यहाँ जातियां, तो सब जातियों की अलग अलग फेथ है, अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस है। अगर उन फेथ और उन प्रैक्टिस को अगर उन्होंने छोड़ दिया है, तो फिर वो इस ग्राम सभा के वो अध्यक्ष नहीं हो सकते। लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से बनाया है नियमावली, उसमें तो जिन्होंने इस फेथ और प्रैक्टिस को छोड़ दिया, वो भी इसमें से बन जाएंगे, तो ये गलत है। ये संविधान के और मूल एक्ट के वो विरोध में है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को विषय समझ में आ गया होगा कि मैं उससे अभी आगे नहीं जाना चाहता हूं कि भाई अगर हम आज फेथ और प्रैक्टिस हम छोड़ देंगे तो हम उस संथाल के हम प्रधान कैसे हो सकेंगे गांव? संभव ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हम अगर जिस दिन मांझी थान में पूजा करना छोड़ देंगे, जाहिर थान में पूजा करना छोड़ देंगे, जिस दिन माराम गुरु को छोड़ देंगे, जिस दिन जाहिर आयो को छोड़ देंगे, यानी हमारा जो फेथ और प्रैक्टिस है वो खत्म हो गया, तो फिर हम इस ग्राम सभा के अध्यक्ष नहीं हो सकते और नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं सुधारेगी, लोग जाएंगे हाई कोर्ट में तो उनके पक्ष में रहूंगा मैं, ये बोल चुका हूं मैं। सुधार संभव है, हाँ करेगी सरकार, सरकार जरूर करेगी। सरकार को धन्यवाद कि इतने सालों के बाद 96 का कानून और 2025 में 26 में निकला ना, 26 में ये पैसा रूल बना। इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कतई त्रुटियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, उनको दूर करने की जरूरत है। बस वो छोड़िए ना, कोर्ट जाएगा तो आप ही को बताएंगे हम। आप दीजिएगा पैसा, चंदा दीजिएगा का। छत्तीसगढ़ का जो उदाहरण रमेश ओरान जी ने कहा, ये सही है। छत्तीसगढ़ में उसी टाइम में लैंड एक्विजिशन के लिए ग्राम सभा का कंसेंट का प्रोविजन नहीं रखा उसी टाइम में, हाँ, इसलिए ट्राइबल्स बहुत नाराज़ हुआ। ये हकीकत का बात है। वो बैकग्राउंड मन में रख के इधर झारखंड रूल्स में हम वो प्रोविजन रखा, लैंड एक्विजिशन करने के पहले ग्राम सभा का कंसेंट इज़ कंपलसरी हियर। और मैं दावा से ये कह सकते, दूसरा स्टेट्स का रूल्स के बहुत अच्छा रूल्स है। प्राइमरली ट्रेडिशनल ग्राम सभा को इधर मनरेगा दिस पीसा रूल्स में हम उनको डिफाइन किया। ग्राम सभा का डेफिनेशन मीन्स ट्रेडिशनल ग्राम सभा, दूसरा स्टेट्स में ऐसा नहीं है। सो जो रूल्स हमारा स्टेट बनाया, वो रूल्स पीसा का स्पिरिट को 100% फुलफिल करने का है। जो बाकी है वो ऑलवेज स्टेट गवर्नमेंट उनको अमेंडमेंट कर सके, उनको ऐड कर सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी देखिए, जो पूर्व में जो ड्राफ्टिंग हुई थी उसमें समाज के अगुवागण से सुझाव लिया गया था और उनके सुझावों को भी उपयुक्त स्थान दिया गया था नियमावली में, जिसे कि विधि विभाग से 2024 मार्च में स्वीकार भी किया गया था। तो उसके बाद जब नियमावली जारी हुई तो कहीं ना कहीं जो समाज के जो अगुवागण हैं, उनकी आकांक्षाओं को उस नियमावली में स्थान नहीं मिल पाया, जिससे कि वे थोड़े से दुखी ज़रूर हैं। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है, और संशोधन यदि होता है तो ये पेसा 1996 से पूर्ण रूप से सुसंगत हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो ये समाज के लिए नुकसानदेह ज़रूर होगा। देखिए, सबसे पहले तो ग्राम सभा के गठन से ही सब चीज़ों की शुरुआत होनी है, क्योंकि ये सारे जो अधिकार हैं ग्राम सभा को मिलने हैं और पारंपरिक व्यवस्था को मिलनी है। लेकिन अगर ग्राम सभा के प्रक्रिया में ही
कुछ ऐसा प्रावधान डाल दिया जाए जिससे रूढ़ियां गौण हो जाएं, तो इससे तो समाज को नुकसान होगा, क्योंकि आदिवासी समाज की पहचान जो है वो रूढ़ियों से ही है और उनकी सामाजिक और धार्मिक प्रथा से है, तो उसे तो प्राथमिकता देना पड़ेगा। जैसे अभी के प्रावधान में जो गठन प्रक्रिया है उसमें जो ग्राम सभा और उसके पारंपरिक सीमा को जो मान्यता देनी है वो जिला उपायुक्त को वो शक्ति सौंपी गई है, जबकि पूर्व में रूढ़ियों और परंपराओं के अनुसार ही ग्राम सभा का गठन होना था। ऐसे में आप समझ सकते हैं अगर प्रशासनिक अधिकारी के पास मान्यता देने की ताकत हो जाएगी तो रूढ़ियां तो गौण होंगी ही, जबकि ये जो ग्राम सभा है ये सदियों से चली आ रही है, ये मान्यता का मोहताज नहीं है, ये पहले से स्थापित है रूढ़ियों के आधार पर और इनकी पारंपरिक सीमाएं भी पहले से स्थापित है, बल्कि मैं कहूँगी कि अंग्रेजों द्वारा भी इसे मान्यता दी गई है। तो अब दोबारा से इन्हें मान्यता देने का प्रावधान जो है इससे समाज असहज जरूर हो रहा है, तो ये एक मुख्य बिंदु था। और भी कुछ प्रावधान है, जैसे जो अभी 5वीं अनुसूची क्षेत्र है यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, लोकतांत्रिक स्वशासन, और जिसमें मुखिया, पंचायत प्रमुख, समिति के प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष और उनके सदस्य, ये सभी उसमें है जो चुनाव से आते हैं। दूसरी तरफ है पारंपरिक स्वशासन, जिसमें कि ग्राम प्रधान और आदिवासी की पारंपरिक बहुस्तरीय व्यवस्था होती है, जिसमें कि सदस्य मनोनीत होते हैं, चुनाव से नहीं आते हैं। मनोनीत क्यों होते हैं? क्योंकि वैसे लोगों को चुना जाता है रीतियों के अनुसार जो कि अपनी सामाजिक और धार्मिक जो जिम्मेदारी है उसको निभाने में सक्षम हो। तो दोनों में अंतर है, इसलिए जो भी कानून बनाना चाहिए दोनों को ध्यान में रख के दोनों के साथ आपको जो है न्याय करना है। आपको लोकतांत्रिक स्वशासन के साथ भी न्याय करना है सरकार को, और पारंपरिक स्वशासन के साथ भी न्याय करना है। दोनों को आपस में मिला नहीं सकते, दोनों का अलग कार्य क्षेत्र है। जी, आपका संकेत है कि जानकारी जो पूर्ण रूप से जानकारी सबको नहीं, तो देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज जो है सही जानकारी का अभाव जरूर है, बल्कि समाज में आपकी मीडिया के सामने ही वही चंद 4-5 लोग घूम फिर के आते हैं आदिवासी समाज से, जो कि तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं समाज में, और जो हमारे साथ खड़े हैं और जो पूर्व में अभी निकल गए, लेकिन उन लोगों को आपने पाया था, क्या मीडिया ने कभी उनसे साक्षात्कार लिया है? नहीं लिया है, जबकि वे ही असली लोग हैं जो कि जमीन से जुड़े हैं, जिन्होंने 20-25 साल से पेशा नियमावली के लिए संघर्ष किया है, लेकिन आपको मीडिया में वो कहीं नजर नहीं आते। जहाँ तक जागरूकता की बात है, जागरूकता की आवश्यकता है, और हम जैसे लोगों का यही जिम्मेदारी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं, और इसमें मीडिया आपका भी सहयोग हमें प्राप्त हो तो बड़ी कृपा होगी कि जो सही जानकारी है आपके माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा सकें। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ बहुत ही विनम्रता पूर्वक कि मैं या जो भी लोग आज यहाँ आए हैं, हम लोग गलतियाँ ढूंढने नहीं आए हैं। हम लोग एक नियमावली को और बेहतर कैसे बनाया जाए इसके लिए सुझाव देने आए हैं, और ये हर जिम्मेदार नागरिक का काम है जो पढ़ा लिखा है या जो कानून को समझ रहा है कि और किसी भी प्रावधान को बेहतर कैसे बनाया जाए उसकी जानकारी दे। इसे किसी भी तरह एक गलतियाँ निकालना या क्रिटिसाइज करना, उसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। मैं एक अधिकारी की तरह यहाँ काम नहीं कर रही हूँ समाज में, मैं एक आम नागरिक की तरह और सामाजिक कार्यकर्ता की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। जहाँ अधिकारियों का एक कर्तव्य होता है, लेकिन उससे बड़ा कर्तव्य है सामाजिक सदस्य होने का कर्तव्य, तो वो जिम्मेदारी मुझे लगता है निभाने की ज़रूरत है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने देखा कि बुधवार को जिस तरह से आदिवासी समन्वय समिति यानी रूढ़िवादी आदिवासी समन्वय समिति के द्वारा जो निशा उरांव के नेतृत्व में गए थे राज्यपाल से मिलने के लिए, उन्होंने वहां पर जाकर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और पेशा नियमावली पर अपनी आपत्ति उनके समक्ष रखा। इसके बाद कल ही कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही थी, और जिस बैठक में रामेश्वर उरांव ने साफ शब्दों में कहा कि जो नियमावली लाई गई है अगर उसमें संशोधन नहीं होता है तो जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की पेशा नियमावली छत्तीसगढ़ में लागू करने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में हुई है, वही स्थिति झारखंड में भी होगी। भारतीय जनता पार्टी तो इस पर आग उगल ही रहा है। पहले हम आपको बताते हैं कि जो राज्यपाल से मिलने के बाद निशा उरांव ने जो ज्ञापन सौंपा था उसमें मूल चीजें क्या थी। निशा उरांव ने जो ज्ञापन सौंपा था उसमें उन्होंने कहा था कि नियमावली के कई प्रावधानों से प्रतीत होता है कि पेशा क्षेत्र को सामान्य क्षेत्र की तरह ही देखा जा रहा है।
पेशा 1996 और कई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ग्राम सभा को सर्वोच्च स्थापित किया गया है, लेकिन वर्तमान नियमावली में कोई प्रावधान इसमें संभव नहीं है, इससे संगत नहीं है। लोकतांत्रिक स्वशासन को पारंपरिक स्वशासन के ऊपर रखा जा रहा है, दोनों को शक्तियां दी जाती है, लेकिन दोनों के कार्यक्षेत्र अलग हैं, इसलिए दोनों में अंतर करना चाहिए। पेशा 1996 के अनुसार ग्राम सभा के गठन प्रक्रिया में रूढ़ियों को प्रधान रखा जाना है, किंतु वर्तमान नियमावली में ग्राम सभा की मान्यता और पारंपरिक सीमा के निर्धारण की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से जिला उपायुक्त को सौंप दी गई है। इससे रूढ़ियां गौण हो रही हैं। बहुस्तरीय व्यवस्था को विवादों से निपटारा हेतु अपीलीय प्राधिकार दिया गया है, उसे और कोई पहचान नहीं दी गई है। यह पूर्व प्रारूप से भिन्न है। पूर्व प्रारूप में प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक स्वामित्व को पहचान दी गई थी, लेकिन वर्तमान नियमावली इस पर चुप है। इस प्रकार कई बिंदुओं पर जो गलतियां हैं इसको सुधार किया जाए। इन गलतियां ढूंढने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि नियमावली में कई चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये सारी बातें जो है सो कही गई है। निशा उरांव के द्वारा जो गई हुई थी राज्यपाल से मिलने के लिए, रूढ़ी जन आदिवासी समन्वय समिति जो गई थी, वो उन्होंने ये बातें कही। अब हम बात करते हैं रामेश्वर उरांव के बयान से क्यों कांग्रेस में खलबली मची हुई है। दोस्तों, रामेश्वर उरांव जिन बातों को कह रहे हैं उसमें सीधे तौर पर है कि धर्मांतरित लोगों को कोई भी लाभ ग्राम सभा में ना मिले। और मूल रूप से अगर उनके आप बयान को सुनेंगे तो उन्होंने जो कहा है कि मैं किसी बंधन में नहीं बंधा, समाज के साथ हूं, कस्टमरी लॉ का पालन पेशा कानून में नहीं हुआ है। उन्होंने बैठक के अंदर जो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने जो बुधवार को राजधानी में पार्टी की बैठक बुलाई थी, बड़ी बैठक बुलाई थी, उसमें कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू पेशा नियमावली पर ही सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि मैं समाज के लोगों के साथ खड़ा हूं, किसी बंधन में नहीं बंधा हूं, नौकरी नहीं कर रहा हूं, पेशा नियमावली में कस्टमरी लॉ का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेशा कानून में गलती हुई है, कोई कोर्ट जाएगा तो मैं भी साथ हूं। एक बड़ा बयान उनका जो है, अगर कोई कोर्ट जाता है इस चीज को लेकर के तो वो भी उसके साथ है। इस संबंध में डॉक्टर उरांव ने कहा कि उन्होंने बैठक में अपनी बात रखी थी, पेशा कानून लागू किया गया, अच्छी बात है, लेकिन इसके नियम का पालन नहीं किया गया है। पेशा कानून के मूल में 3 बातें हैं। पहला कस्टमरी लॉ, दूसरा सोशल व रिलीजियस प्रैक्टिस का संरक्षण और तीसरा ट्रेडिशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्स। तीसरे के बारे में चर्चा है, लेकिन पहले और दूसरे का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने कोई विरोध नहीं किया, प्रभारी से सुधार करने के लिए कहा, हमें उम्मीद है कि इसमें सुधार होगा। ये बातें कह रहे हैं, लेकिन बड़ी चीज जो उन्होंने एक बातें और कही है कि छत्तीसगढ़ में यही खामियां छत्तीसगढ़ में भी थी, इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। वहां कांग्रेस आदिवासी सीट हार गई। ऐसा ना हो कि झारखंड में भी कांग्रेस और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। एक बड़ा बयान है रामेश्वर उरांव का जो मैंने आपको बताया। अब बाबूलाल मरांडी कहते हैं, उनसे जब ये पूछा जाता है कि क्या जिस तरह से अन्य संगठन इस मामले को लेकर के कोर्ट जा रहे हैं, आप कोर्ट जाएंगे? तो उन्होंने कहा कोर्ट तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी पूरी टीम ट्राइबल सीटों में जाकर के जो पेशा, जो 5th शेड्यूल का एरिया जो है झारखंड में, वहां पर जाकर के लोगों को समझाएगी कैसे उनके पारंपरिक प्रथाओं पर जो कस्टमरी लॉ है उस पर कुठाराघात किया गया है। ये सारी बात बताएगी। ओवरऑल अगर हम देखते हैं, पूरे तरीके से जानते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को, कि अगर सत्ता में जो लोग साथ दे रहे हैं वो भी इसका विरोध करते हैं, उसके बाद विरोध तो विपक्ष तो विरोध करेगा ही जो विरोधी दल में है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिन चीज़ों को लेकर के लगातार आवाज़ उठ रही थी, और वो आवाज़ थी कस्टमरी लॉ का, जो व्यवस्था को लेकर के जो बातें रामेश्वर उरांव कह रहे हैं, जो बातें निशा उरांव ने राज्यपाल के समक्ष जाके बातें रखी, जो बाबूलाल मरांडी मुद्दे को उठा रहे हैं, जो चंपाई सोरेन मुद्दे को उठा रहे हैं, जो मुद्दे को अर्जुन मुंडा उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सो अब देखना ये होगा कि इन सारे विरोध के बाद राज्य सरकार क्या इसमें कोई सुधार करती है। क्योंकि नियम है, कानून बनाने के बाद फिर से उसमें संशोधन किया जा सकता है। अगर संशोधन होता है तो ठीक है, अन्यथा जो बड़ी बातें रामेश्वर उरांव ने कही है कि जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, कहीं झारखंड में भी ना भुगतना पड़े, ये एक बहुत बड़ा बयान हो जाता है।
अब इसके बाद क्या करती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास ही जो ग्रामीण विकास विभाग है जिसके तहत पेशा अधिनियम की अधिसूचना जारी हुई निकला है, वो कांग्रेस पार्टी के पास ही है। लगातार आप देख रहे होंगे हेमंत 1 हो, पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, दोनों में ही ग्रामीण विकास विभाग जो है वो कांग्रेस पार्टी के कोटे में है। तो ऐसे में अब विभागीय मंत्री के द्वारा क्या इस मामले पर जो विरोध के स्वर आ रहे हैं, जिन बातों को लेकर के जिक्र किया जा रहा है, जिनमें सुधार की बातें रामेश्वर राव जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता करते हैं, तो क्या उसको लेकर के वो बैठक करती हैं, क्या उन बातों पर चर्चा होती है, या फिर जो एक खलबली मची हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर इस चीज को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पता है कि एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो जो जनजातीय क्षेत्र हैं जहां पर उनकी सीटें आई हुई हैं, अगर कन्वर्टेड जो जिसको हम ईसाई या अन्य धर्म को जो पालन करने वाले लोग हैं, मूल रूप से विरोध ईसाई धर्म को लेकर के ही हो रहा है। और इसमें देखना यह है कि इन लोगों को यह शंका है कि अगर ये जो नियमावली लागू हुई है ये लागू हो जाता है तो ज्यादा फायदा जो मूल आदिवासी हैं, जो सरना धर्म को मानने वाले हैं, जो प्रकृति पूजक हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, जो प्रकृति की पूजा करते हैं, जल जंगल जमीन जिनके लिए सर्वोच्च चीजें होती हैं, सर्वोच्च उनको मान्यता वो भगवान के रूप में देते हैं, वो मान्यता उनको प्रकृति पूजक हैं, तो सबसे ज्यादा मान्यता वो प्राकृतिक चीजों को, खास करके जल जंगल जमीन को देते हैं। और पेशा अधिनियम के तहत जो 1996 की मूल भावना है उसके तहत है, जिसका जल जंगल जमीन में जो रहते हैं उस पर उसका अधिकार होना चाहिए। तो जाहिर तौर पर जो गुरुजी का एक सपना था, गुरुजी आपको याद होगा दिसोम गुरु शिबू सोरेन की लड़ाई शुरू से, जब से वो आंदोलन कर रहे थे, शुरू से लड़ाई जल जंगल जमीन के संरक्षण को लेकर के थी। और अब अगर मूल ट्राइब्स जो हैं, जो मूल आदिवासी हैं, जो अपने धर्म को बदले नहीं हैं, वो अगर उस पर हावी होने का प्रयास करेंगे तो विरोध मान के चलिए इन्हीं चीजों का हो रहा है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।